कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर इंग्लिशिया लाइन तक आज पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया और ऑटो रिक्शा चालकों के परमिट की जांच की। कमिश्नर ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और ट्रैफिक कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रैफिक नियमों का हर हाल में पालन कराया जाए, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहित अग्रवाल ने आम जनता से भी अपील की कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। ये पैदल मार्च शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जयदेश। देखिए, बनारस शहर को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए और यहाँ पर सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी ई रिक्शा चल रही हैं, ऑटो चल रही हैं, उनके रूट निर्धारित किए गए हैं। उसके लिए बार कोड दिए गए हैं, अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से ये बार कोड दिए गए हैं। तो ये ई रिक्शा अपने निर्धारित मार्ग पर चलें, इसकी आज चेकिंग हो रही है कि गलत रूट पर तो कोई नहीं चल रहा। इसके अलावा ऑटो जो ग्रामीण क्षेत्र में जिनका परमिट है वो सिटी एरिया में तो नहीं चल रहा है, इसकी चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ जिन लोगों ने सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है, उनका सामान जब्त किया जा रहा है, FIR दर्ज कराई जा रही है ऐसे लोगों के खिलाफ। और पूरे शहर को हम लोगों का संकल्प है कि अतिक्रमण से मुक्त रखा जाएगा, पूरे जाम से इस शहर को मुक्ति दिलाई जाएगी। सर, जाम से मुक्ति दिलाने के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनी है, यातायात भी तो बनाया जा रहा है? यस, इसके लिए पूरे शहर को जो महत्वपूर्ण हमारे चौराहे हैं 50 ऐसे स्थलों को चिन्हित किया गया है। वहाँ पर एक SI या चौकी इंचार्ज की वहाँ पर जिम्मेदारी तय की गई है। वो लोग आसपास के लोगों को हर चौराहे से कम से कम 15 लोगों को पुलिस यातायात मित्र के रूप में चिन्हित करेंगे। उनकी साप्ताहिक बैठक हुआ करेगी, जो उस चौराहे के बारे में अपनी राय देंगे कि वहाँ जाम क्यों लगता है, किस टाइम ज़्यादा जाम लगता है। जब भी जाम लगेगा तत्काल वो पुलिस को सूचित करेंगे। वो अपने सुझाव भी उनसे लिए जाएंगे कि उस पर्टिकुलर चौराहे को या उस रोड को जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ पर उसको जाम मुक्त रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। जो उनके सुझाव होंगे उस पर विचार करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 22 मई 2025 को थाना घोसी क्षेत्र के कैरा मोहम्मदपुर में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक मऊ इलामरन के निर्देश में अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत थाना घोसी पुलिस ने 29 मई को मुखबिर की सूचना पर लाखीपुर मोड़ के पास विनीत कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। विनीत कुमार ने पूछताछ बताया कि उसने पैसों के लेन देन के विवाद में हत्या की घटना को अंजाम दिया। उसे थाना घोसी में पंजीकृत हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया। दिनांक 22/5/2025 को समय करीब 8 बजे प्रातः बाबूराम चौहान पुत्र स्वर्गीय राम लगन चौहान आकर सूचना दिया कि उसके पोते का शव गांव के बाहर पड़ा हुआ है, जिसके शरीर पर कुछ चोटें हैं। इस सूचना पर थाना घोसी में मुकदमा अपराध संख्या 248/25 धारा 103 BNS पंजीकृत हो विवेचना की गई। दौरान विवेचना विनीत कुमार भारती, आकाश गुप्ता व एक अन्य साथी के द्वारा घटना कारित किया जाना पाया गया, जिसमें आज दिनांक 29/5/2025 को विनीत कुमार भारती पुत्र विजय प्रकाश निवासी खैरा मोहम्मदपुर थाना घोसी मऊ को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अन्य साथियों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई है। जल्दी प्रयास कर गिरफ्तार किया जाएगा। स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर और प्रख्यात सिनेमेटोग्राफर हरीश पटेल ने दामो वासियों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा, शहर आपका है, इसे स्वच्छ रखना आपका कर्तव्य है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 2025 के तहत उन्होंने सभी नागरिकों से एकजुट होकर स्वच्छ दामो सुंदर दामो बनाने का आह्वान किया। आओ मिलकर करें संकल्प, स्वच्छ दामो सुंदर दामो। में लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत हम लोग सभी चौराहों के जितने भी जो पहले से बने हुए हैं और जो नहीं बने हैं उन सभी को एक नया रूप दे रहे हैं और उसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। आप सभी दमोह वासियों से एक विनम्र अपील है
कि स्वच्छता सर्वेक्षण के इस अभियान में, इस मुहिम में अपना साथ दें, सहयोग दें। हमारी दमोह की जो आने वाली पीढ़ी है, हम उसको एक स्वच्छ और सुंदर दमोह देकर जा सकें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि शहर में गंदगी ना करें, गंदगी करने वालों को रोकें टोकें, कहीं भी पान खाकर यहाँ वहाँ ना थूकें, कचरे को डस्टबिन में ही रखें। निश्चित ही ये बदलाव की एक पीढ़ी है। अगर हम बदलाव लाएंगे तो निश्चित ही हम भी स्वच्छता के उन शहरों में शामिल हो सकेंगे जिनकी लोग मिसालें देते हैं। तो आइए हम सब संकल्प लें कि हमारे दमोह को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। बनारस में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बनारस के बिजली कर्मियों ने मुख्यमंत्री से बिजली के निजीकरण पर विचार करने की अपील की और सवाल उठाया कि 24 सालों में बिजली विभाग क्यों नहीं संभला। पूरे प्रदेश में 42 जिलों में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वे ग्रांट को क्लीन चिट देने के मामले में गुस्से में थे, जिसमें निजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की बात कही गई। कर्मचारियों का कहना था कि निजीकरण से जनता को नुकसान होगा और वे सरकार से वार्ता की उम्मीद कर रहे थे। अगर उनका उत्पीड़न हुआ तो पूरे देश के 27 लाख बिजली कर्मी आंदोलन करेंगे। मैं महाशंकर तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन, घटक संगठन विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का। आज कौन सा दिन है? सभी वक्ताओं का आप लोगों ने पूरी हुई क्या नहीं हुई? इस निजीकरण के विरोध ये केवल एक ही मांग हम लोगों की चल रही है। 183 दिन हो गया कि जो विद्युत विभाग को निजी हाथों में सौंपने का कुशल प्रबंधन द्वारा और मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में ही ये आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि निजीकरण का फैसला विद्युत मंत्री और प्रबंधन वापस नहीं ले लेता है। जब तक हम लोगों के शरीर में एक एक बूंद रक्त का बचा हुआ है, उस मुकाम तक इसको हम लोग ले जाएंगे। और बंदर घुड़की से विद्युत कर्मचारी डरने वाले नहीं हैं। जब घर से विद्युत कर्मी निकलता है फील्ड के लिए, सब स्टेशन के लिए, लाइन के लिए, तो अपनी पत्नी से कह के निकलता है कि भाई हमारा इंतजार नहीं करना, हम लाइन पर काम करते हैं, हम लौटेंगे या नहीं लौटेंगे ये निश्चित नहीं है। इसलिए हमारे विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये न इनके अंदर कोई डर है और न भय है। ये लगातार ये 4 डिग्री टेम्परेचर में भी काम करते हैं और 46 डिग्री टेम्परेचर में भी काम करते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है मंत्री जी से और प्रबंधन से कि कर्मचारियों को डरवाने का काम न करें और जो जन कल्याणकारी विभाग है, जो स्वीपर से लेकर के और राष्ट्रपति के आवास तक बिजली एक आवश्यक वस्तु हो गई है, इसको निजी हाथों में नहीं जाना चाहिए। ये जनतांत्रिक और लोक कल्याणकारी सरकार है और माननीय योगी जी से विशेष अपील है। जैसे बिहार सरकार ने निजीकरण करने को मना कर दिया है कि निजीकरण नहीं करेंगे, वैसे माननीय योगी जी भी ये निजीकरण करने के प्रस्ताव को खारिज करें और शांतिपूर्वक बिजली कर्मचारी, अधिकारी और संविदा कर्मियों को काम पर रहने दें। और जो भी संविदा कर्मी निकाले गए हैं पिछले आंदोलन के दौरान, उनको पुनः कार्य पर लिया जाए। यही संघर्ष समिति की अपील है और यही हम लोग चाहते हैं। ऊर्जा मंत्री अभी 3-4 दिन पहले जो वैकल्पिक व्यवस्था तलाश रहे थे, ITI और पॉलिटेक्निक देने के चक्कर में थे, क्या कहेंगे? ऐसा है, जो विभाग में 10 साल 15 साल से काम कर रहा है और थोड़ी सी लापरवाही होने पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मृत्यु हो जाती है या आंशिक उसका क्षतिग्रस्तता हो जाती है, तो ये केवल कहने के लिए है और केवल पेपरबाजी है। एक दिन भी बिजली व्यवस्था ITI के लोग या दूसरे विभाग के लोग आकर के नहीं चला सकते हैं।
आप पिछले हड़ताल 2023 में देखे होंगे कि ओबरा और अनपरा की चलती हुई मशीनों को फुल लोड पर हम लोगों ने हैंडओवर किया था इंजीनियरों को, लेकिन 2 घंटे के बाद ही वो इंजीनियर कहे कि हम लोग इन मशीनों को नहीं चला पाएंगे और जनरेशन 0 हो गया था, 1 यूनिट बिजली वो पैदा नहीं कर पाए। और एनटीपीसी और वो फोर्स मतलब फौज के वो सारे इंजीनियर थे। तो ये अनट्रेंड लोग इसमें बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे, अनट्रेंड लोग से काम लिया जाएगा तो उनका केवल एक्सीडेंट होने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, ये मेरा मत है। घोसीनगर के बड़ा गांव भरौटी में बुधवार रात वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर बारात में मारपीट हो गई। इसमें दूल्हे के भाई सहित 5 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने घायलों को सीएचसी घोसी भेजा। घटना के बाद गुस्से में आकर दूल्हा बाबूलाल ने शादी से इनकार कर दिया। देर रात समझाने बुझाने का दौर चलता रहा, लेकिन बात नहीं बनी। गुरुवार सुबह मामला कोतवाली पहुंचा, जहां पंचायत के बाद आपसी सहमति से शादी नगर के सीताकुंड मंदिर में संपन्न कराई गई। घायल हुए लोगों में राजू 36 वर्ष, दीपक 22 वर्ष, अजय 19 वर्ष, बॉबी 18 वर्ष, विनय 31 वर्ष, राजभर शामिल हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के सर्जरी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज अपने प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रकाश मिश्रा के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर में हुए कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर कार्य किया और आईएमएस बीएचयू के गेट पर धरना दिया। रेजिडेंट डॉक्टर अनन्या तफादार ने बताया कि प्रोफेसर मिश्रा के साथ पीआईई सौरभ सिंह और उनके बाउंसर द्वारा अभद्रता की गई। डॉक्टरों की मांग है कि जब तक निष्पक्ष जांच पूरी नहीं होती तब तक सौरभ सिंह को हटाकर डायरेक्टर डॉक्टर संखवार को ट्रामा सेंटर का चार्ज दिया जाए। डॉक्टरों का ये भी आरोप है कि बाउंसरों द्वारा पूर्व में पत्रकारों, मरीजों, तमीरदारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है, जिसकी कई शिकायतें मिल चुकी हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनन्या तफादार है। मैं यहाँ बीएचयू के सर्जरी विभाग में एक रेसिडेंट हूँ, सेकेंड ईयर। किस लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट? आज हम लोग सारे बीएचयू के सर्जरी विभाग के रेसिडेंट्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर एसपी मिश्रा सर के समर्थन में कि उनके साथ वर्क प्लेस में अभद्रता हुई है। इस मामले को लेकर जितना हम लोग को जानकारी है वह ये है कि वह अपने काम पे जा रहे थे, जहाँ पे ट्रॉमा सेंटर के पीआई प्रोफेसर सौरभ सिंह सर और उनके बीच में कोई हादसा हुआ और इसके पश्चात उन्हीं के बाउंसर ने हमारे प्रोफेसर के साथ अभद्रता की। इस चीज़ के लिए हम लोग सर के साथ समर्थन में खड़े हैं तथा यह चाहते हैं कि उनके ये बाउंसर के खिलाफ एक निष्पक्ष कार्रवाई हो तथा जब तक इस मामले का हल नहीं निकाला जाता हम लोग चाह रहे हैं कि ट्रॉमा सेंटर के जो पीआई हैं वह उनके जगह पे उनका पद डायरेक्टर सर को दिया जाए। इससे पहले क्या आप लोगों से भी बाउंसरों का विवाद या किस तरह का दुर्व्यवहार का मामला आया था? बाउंसरों के खिलाफ डायरेक्टली हमारे ऊपर नहीं, लेकिन काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी, चाहे वो मरीज़ के साथ हो या वो मरीज़ के अटेंडेंट्स के साथ हो। तो क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? मांग हमारी यही है कि इस हादसे को लेकर एक निष्पक्ष कार्यवाही हो तथा जब तक ये कार्यवाही चलते रहे ट्रॉमा सेंटर के प्रोफेसर इंचार्ज की पद को डायरेक्टर साहब को दिया जाए जब तक इसका हल नहीं निकाला जाता तथा इन बाउंसर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आजमगढ़ जनपद के थाना तरवा क्षेत्र में 50 वर्षीय महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देश पर पुलिस ने 2 आरोपियों, एक बाल अपचारी और संजय वर्मा को गिरफ्तार किया। वारदात 27-28 मई की रात को हुई थी, जब मृतका राम दुलारी त्रिपाठी घर में अकेली थी। आरोपियों ने छत के रास्ते घर में घुसकर सिर पर सिलबट्टे के लोढ़े से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी मृतका की बेटी से एक तरफा प्रेम करता था और बात न मानने पर गुस्से में आकर हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल और 450 नगद बरामद किए हैं। अभियुक्तों पर बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी में थाना अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार के नेतृत्व में तरवा थाना पुलिस टीम ने सराहनीय भूमिका निभाई। देखिए, थाना तरवा में 28 तारीख को सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास में
सूचना मिली कि एक महिला है जिनका नाम राम दुलारी त्रिपाठी है और ये पत्नी अगस्त त्रिपाठी है, जो कि एक होमगार्ड वहाँ पे थाना तरवा में पदस्थापित है। ये जब सुबह घर पे गए तो इनकी जो पत्नी है वो ऊपर छत पे मृत अवस्था में इनको मिली थी और उसके बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दिया और इसी घटना पे तत्काल थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और अन्य सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि वहाँ पे जो महिला है उसको किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पत्थर से मार के उसके सिर पे और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसी पे हमारी जो फील्ड यूनिट है, हमारी जो डॉग स्क्वाड की टीम है, बाकी थाना प्रभारी और स्वाट टीम के द्वारा इसमें लगातार काम किया गया और इसमें आज इसका 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा करते हुए आज इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक बाल अपचारी है जिनकी उम्र करीब 17 साल 9 महीने के आसपास में है और दूसरे हैं एक संजय सनोप अजय वर्मा, ये गुडारा थाना बड़दा क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ये जानकारी मिली है कि जो मृतका हैं इनकी जो कुछ रिश्तेदारी है वहाँ पे गुडारा गांव में और वहीं से ये जो लड़का है जो बाल अपचारी है ये इनकी जो मतलब बेटी के साथ में इसका पहले बातचीत हुई थी और उसके बाद में इनका जो संबंध खराब हो गया था। इसमें 2024 में एक मुकदमा भी लिखा गया था इस बाल अपचारी के विरुद्ध और उसमें चार्जशीट भी उसको किया गया था। अभी फिर से दोबारा ये बाल अपचारी के द्वारा इस लड़की को शादी के लिए मनाया जा रहा था, लेकिन ये मान नहीं रही थी और इसका ये कहना था कि जो उसकी माँ है वो नहीं मान रही है। उसी को लेकर घटना के दिन ये रात्रि में करीब 2 से 3 बजे के आसपास में लड़की से मिलने के बहाने वहाँ पे आया था, लेकिन लड़की क्योंकि वहाँ पे नहीं थी और ये छत पे जब गया तो वहाँ देखा कि इसकी माँ है, तो माँ से इसका वहाँ पे झगड़ा हुआ और उसके बाद में जब वो चिल्लाने लगी तो इसके द्वारा वहीं पे एक सिलबट्टे से मार के उसकी हत्या कर दी और उसके बाद में अपना जो दोस्त संजय है उसके साथ में बड़दा थाना क्षेत्र में चले गए और तब से ये घर से भागे हुए थे। आज इनको गिरफ्तार किया गया है, बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है और इनको नियमानुसार इनको भी जो बाल सुधार केंद्र में भेजा जा रहा है। इसके अलावा जो संजय है सनोप अजय वर्मा है, ये गुडारा गांव के रहने वाले हैं, उन्हीं के साथी हैं। इनको इसमें गिरफ्तार करके इसमें जेल भेजा जा रहा है और अब तक की जो जानकारी यही मिली है कि इनका जो लड़की के साथ में जो प्रेम संबंध को लेकर इनका एक तरफा जो प्रेम था उसको लेकर इन्होंने इस घटना को किया है और कोई मोटिव इसमें नज़र नहीं आया है और ये चूँकि गंभीर अपराध है और इसमें हमारी जो पुलिस है थाना तरवा की क्षेत्राधिकारी जो लालगंज है और एसपी सिटी साहब ने इसमें लगातार मेहनत किया और हमारी स्वाट टीम ने मेहनत किया, इसलिए जल्दी से जल्दी इस घटना का अनावरण इसमें किया गया और इसमें जो दोनों अभियुक्त हैं जो साथ में थे इन दोनों की इसमें गिरफ्तारी भी की गई है। इनको गिरफ्तार करके नियमानुसार इसमें आगे की जो विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है और बाकी इसमें आगे साक्ष्यों के आधार पर आगे की इसमें विवेचना की जाएगी। आजमगढ़ जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जहानागंज पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक आरोपी रितेश राजभर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चापड़ भी बरामद किया गया। यह हत्या 27 मई को भरपुरवा गांव में हुई थी, जहां आरोपी ने अपने ऊपर की गई कथित अभद्र टिप्पणियों और व्यवहार से क्षुब्ध होकर 3 लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इस हमले में अमित नामक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को बबूरा सेमा देउड़ा मार्ग से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने हमले की वजह बताई और घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी भी कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 131, 118, 103 और 4/25 आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तारी में थाना जहानागंज और स्वाट टीम की संयुक्त भूमिका रही। देखिए 27 तारीख को थाना जहानागंज के जो भरपुरा गांव है वहाँ पे एक घटना हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के लोगों के बीच में झगड़ा हुई और एक रितेश राजभर नाम के व्यक्ति के द्वारा अपने सगे चाचा और उनके ही गांव में जो एक रानीपुर थाना महू के रहने वाले जो अमित राजभर नाम के जो व्यक्ति हैं, जो कि वहीं पे शराब पी रहे थे और खाना खा रहे थे। वहीं पे किसी बात को लेकर इन लोगों में झगड़ा हुआ और इन्होंने फिर धारदार हथियार से अमित राजभर को और सुदर्शन राजभर, जो कि इनके चाचा हैं सगे, को रितेश राजभर के द्वारा उससे मार दिया गया धारदार हथियार से, जिसकी एक व्यक्ति को अस्पताल में लाते ही इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और जो दूसरे हैं
सुदर्शन, उनको अभी इलाज उनका कराया जा रहा है। इस तरीके से इसमें बीएनएस की धारा 131, 118 और 103 के तहत इसमें थाना जहानागंज में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और हमारी एसओजी की टीम, क्षेत्राधिकारी सदर, एसपी सिटी और थाने की टीम के द्वारा इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए और 24 घंटे के अंदर जो वांछित अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी इसमें की गई है। तो घटना का इसमें सफल अनावरण किया गया है। पूछताछ में जानकारी मिली है कि उस दिन जो इनके चाचा हैं, जो कि आरोपी हैं, अभियुक्त जो इसमें रितेश राजभर हैं, वो उनके द्वारा अपने सगे चाचा सुदर्शन और इनके जो वहीं पे गांव में जो पाटीदारों में ही एक इनकी मौसी का जो लड़का है वो भी यहाँ पे आया हुआ था। वो बैठ के अमित जो है ये दारू पी रहे थे और इनके द्वारा इनकी माँ के लिए और इनकी एक मौसेरी बहन है उसके लिए इन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणी की थी और उसी को लेकर इनको इनके द्वारा फिर इसके बाद में इनके ऊपर धारदार हथियार से प्रहार किया और पीछे से इनको मारा गया। काफ़ी गंभीर इसमें चोट थी। एक व्यक्ति के रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई थी, जिसको कि अस्पताल में लाकर मृत घोषित कर दिया गया था और जो दूसरे हैं उनको भी गंभीर चोट थी, उनको इलाज कराया जा रहा है। और एक जो तीसरे व्यक्ति जो बीच बचाव में आए थे उनको भी इसके द्वारा मारा गया था, उनको हल्की चोट है। इस घटनास्थल में सभी अधिकारियों के द्वारा भ्रमण भी किया गया था और ये सारी चीज़ें जो जानकारी मिली उसके बाद में लगातार हम लोगों ने काम किया और इसका शीघ्र इसमें कार्रवाई करते हुए आज ये जो अभियुक्त है इसको इसमें जेल भेजा जा रहा है और बाकी की जो विधिक कार्रवाई वो इसमें की जा रही है। वाराणसी के बेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित एक सभागार में भारत विकास परिषद काशी प्रांत की ओर से अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में बनारस की 16 शाखाओं के सदस्य एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। संयोजिका सुमन अग्निहोत्री ने बताया कि इस अवसर पर मातृशक्ति द्वारा अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित नाट्य मंचन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को सनातन संस्कृति व अहिल्याबाई के योगदान से अवगत कराना था। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अंजलि पांडे शिक्षा संकाय प्रमुख रही। कार्यक्रम में बताया गया कि अहिल्याबाई होलकर ने देश भर में टूटे हुए शिवालयों और मंदिरों का पुनर्निर्माण कर सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित किया। उनका जीवन आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सुमन अग्निहोत्री, काशी प्रांत की महिला सहभागिता संयोजिका। आज किस तरह कार्यक्रम क्या है, कौन मुख्यमंत्री? आज अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में हम मातृशक्तियों द्वारा अहिल्याबाई के का नाट्य मंचन किया जा रहा है और हमारी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर अंजलि पांडे शिक्षा संकाय की प्रमुख यहाँ की हैं। इसमें काशी प्रांत के अंतर्गत वाराणसी जिले की 16 शाखाएं इसमें भाग ले रही हैं और बनारस के 16 शाखाएं हमारे भारत विकास परिषद की, वो उनके सदस्य भाग ले रहे हैं और उनकी मातृशक्तियां इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं। और इस विद्यालय के छात्र और छात्राएं हैं, हम लोग विशेषकर उन छात्राओं और छात्रों के लिए ही यह कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि यह संस्कार से पूर्ण कार्यक्रम है और बच्चों को ये बताना है कि अहिल्याबाई जी का क्या हमारी संस्कृति के उत्थान के लिए, हमारे धर्म के उत्थान के लिए उनका क्या योगदान रहा है। इसी उद्देश्य को रख के ये कार्यक्रम हम लोग इस विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में काशी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी आए हुए जी, इसमें वो लोग भी आए हैं। तो इस कार्यक्रम से बच्चों को क्या असर पड़ेगा, बच्चों के चरित्र पे क्या असर पड़ेगा, उनके सोच और भावनाओं पे क्या असर? बच्चों को सबसे पहले तो हमारी जो अहिल्याबाई होलकर जी हैं, जिन्होंने हमारी संस्कृति के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया, पूरे भारतवर्ष में उन्होंने हमारी संस्कृति और हमारे धर्म लुप्त प्राय होते सारी चीजों को उन्होंने पुनर्स्थापित किया है। जितने शिवालय थे, जितने भगवान शिव के देवालय थे, उन सब का जो आक्रांताओं ने तोड़ा था उनका उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। ये बात सब कोई नहीं जानते हैं, कुछ लोग उनके इस कार्यों से अनभिज्ञ हैं, तो उनका ये प्रचार प्रसार करना हमारा मुख्य उद्देश्य है और बच्चों में संस्कार डालना है कि हमारी संस्कृति का क्या महत्व था, ये बच्चे समझें और क्या महत्व है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कम्युनिटी हॉल में अहिल्याबाई होलकर की 30 शताब्दी स्मृति समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह रहे। उन्होंने कहा कि महारानी अहिल्याबाई का योगदान राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा।
उनके द्वारा सोमनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, जो आज भी उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। अहिल्याबाई होलकर 1725 से 1795 मालवा की प्रभावशाली शासक थी। 1767 से 28 वर्षों तक उन्होंने न्यायप्रिय और प्रजावादी शासन किया। कम उम्र में विवाह और पारिवारिक दुखों के बावजूद उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और नेतृत्व से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। समारोह में वक्ताओं ने उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। आज राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की ये 300 वर्ष की वर्षगांठ जो मनाने का सरकार ने और पार्टी ने निर्णय लिया है, इसी में आज जो है जो हमारे नगर पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन पूरे जिले के आज जो है मऊ नगर पालिका सभागार में आयोजित हुआ है, उसी में आने का अवसर प्राप्त हुआ। महिलाओं को दिया गया है राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी का पूरा जीवन महिला सशक्तिकरण के लिए एक अच्छे प्रशासन करने का 300 वर्ष पहले जो उन्होंने जो नीतियां लागू की थी, जो किसानों को आय दुगना हो, उनको सिंचाई की व्यवस्था हो, उनके अच्छे बीज मिले, महिलाओं के लिए उन्होंने एक अलग महिला सेना बनाई थी और न्याय प्रियता उनकी से ओतप्रोत थी और देश के बहुत सारे धार्मिक मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का काम उन्होंने किया। जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर, अयोध्या जी का मंदिर या केदारनाथ जी का मंदिर, ऐसे देश के ऐसे सैकड़ों मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया और जो जिस तरह से उनकी धार्मिक आस्था थी, जो उनका प्रशासन चलाने का जो उनका कुशलता थी, आज पूरा दुनिया उनको लोहा मानती है। जिस समय दुनिया में लोग महिलाओं का मताधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय राजमाता अहिल्याबाई जो है शासन कर रही थी और एक अच्छा शासन चला करके उन्हें दुनिया को दिखाने का काम किया। उनकी आज जयंती के 300वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में हम लोग आए थे। वाराणसी नगर निगम द्वारा 29 मई 2025 को पांडेपुर वार्ड नंबर 30 और हुकुलगंज वार्ड नंबर 11 में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 नई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने पांडेपुर में 1.11 करोड़ की लागत से नए नलकूप और पेयजल पाइपलाइन विस्तार के साथ 1500 घरों को मुफ्त कनेक्शन देने की योजना का शिलान्यास किया। वहीं हुकुलगंज में 52.51 लाख की लागत से रिबोर नलकूप और अतः संयोजन का शिलान्यास हुआ। साथ ही 35.60 लाख की लागत से दैत्रा बीड़ बाबा मंदिर के पास नलकूप का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। ये इस वार्ड में पानी की समस्या थी, माननीय पार्षद जी ने उसका मुद्दा उठाया था, तो यहाँ की जनता को पानी की शुद्ध ज़रूरत है। तो हम लोगों ने एक यहाँ पर 52,51,000 रुपये का लागत से एक ट्यूबवेल दिया और हमें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो भी पानी की मूलभूत आवश्यकता, जो पानी सीवर की, नगर निगम हम लोग सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करें। शुद्ध पेयजल की हुकुलगंज में बड़ी ज़्यादा शिकायत है कि पानी साफ नहीं आ रहा है। इसके लिए ये 18 वार्ड हम लोग चिन्हित किए हैं। इसमें खुकुल पाणेपुर के उत्तरी विधानसभा का 2 वार्ड है, एक पाणेपुर ये वार्ड है और एक नई बस्ती। दोनों को हम लोग सीवर लाइन और पानी का पाइपलाइन दोनों हम लोग पूरा चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। इस्टीमेट बन के चला गया है लखनऊ से, मुझे लगता है कि 1-1.5-2 महीना के अंदर उस पास हो जाएगा और एक वार्ड में हम लोग 15 से 20 किलोमीटर सीवर लाइन और पानी का पाइपलाइन दोनों साथ में डालेंगे और आने वाले 50 साल की समस्या का समाधान हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। उस बीच में जो भी लग रहा है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं रोड की समस्या है, कहीं सीवर की समस्या है, उसका भी हम लोग हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोगों को लाभ मिलेगा इससे लगने से? आज कम से कम 1000 लोगों का इससे फायदा होगा, 1000 परिवार को। ठीक है। बिहार निवासी और नवोदित फाउंडेशन के ऑडिट डिपार्टमेंट में कार्यरत प्रकाश चंद्र ने वाराणसी पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि कुछ दबंगों ने उन्हें 2 दिन तक कमरे में बंद कर पीटा और फिरौती मांगी। प्रकाश चंद्र ने बताया कि 26 मई को उन्होंने इस मामले में पुलिस आयुक्त को ज्ञापन दिया था, लेकिन एसपी सारनाथ द्वारा न सीसीटीवी चेक किया गया और न ही कोई कार्रवाई हुई। लगातार जान से मारने की धमकी मिलने से वे बेहद भयभीत हैं और न्याय न मिलने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है।
पीड़ित के वकील शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उनके क्लाइंट के साथ मारपीट कर फिरौती मांगी गई है, जिसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, इसलिए आज दोबारा ज्ञापन सौंपा गया। प्रताप सिंह, हम इनके अधिवक्ता हैं प्रकाश जी के। क्या पूरा मामला है सर? मामला ये है कि नवोदित फाउंडेशन एक कंपनी है जिसमें ये ऑडिटर हैं मधुबनी में। ये बिहार के सारे उसके जिस का इनको मिलता है वो ऑडिट करते हैं। इनको ऑडिट में ये पता चला कि ये कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो ये मेल द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किए, लेकिन उच्च अधिकारी इस मामले में कुछ भी नहीं किए। उसमें क्या हुआ कि फिर अधिकारियों ने इनको 13 तारीख को बुलाया उस मामले में। जब ये 13 तारीख को आए तो वहाँ पे दिन भर इनको बैठाया रहा गया। शाम को इनको गाली गलौज दे के इनको फिर बहला फुसला कहा गया कि आप रुकिए, कल जो है आपसे मीटिंग होगी और भी बुला के लोगों को। फिर ये 14 तारीख को जब आए तो दिन भर इनको बैठाया गया। 14 तारीख को जब आए तो दिन भर बैठाने के बाद इनको शाम को प्रभात और ऋषभ पांडे जो कि आप लोग जानते ही होंगे IT मामले में उसके बारे में, तो ऋषभ पांडे के द्वारा इनको कमरे में बुलाया गया। जब कमरे में गए तो बहुत बुरी तरह इनको मारा गया। 3-4 और अज्ञात लोग थे। फिर उसके बाद इनको सीधे अपहरण करके, मतलब वहाँ से गाड़ियों में बैठा के अपहरण करके इनको मैक्स के पीछे उनकी एक बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग में इनको 4 दिन कैद रखा गया। 4 दिन कैद रखने के बाद फिर इनको 17 तारीख को ये बोला गया कि 5 लाख रुपए दो तब तुमको छोड़ा जाएगा। किसी तरह ये हाथ गोड़ जोड़ते जोड़ते 1 लाख रुपए उनकी कंपनी में अपने ससुर द्वारा कैश पैसा जमा करवाया, और उसका पूरा प्रूफ है, CCTV का पूरा प्रूफ है। फिर हम लोग कब की है, कितना दिन हुआ और आज क्यों आए हैं आप? 13 तारीख की घटना है। 17 तारीख को ये किसी तरह अपने आप को छुड़ा के 1 लाख रुपया जमा करके भागे हैं, लेकिन ये 26 तारीख को हमने JCP के यहाँ एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जांच चल रही है। ACP सर विजय सर ने भी इसमें जांच करवाया, लेकिन अभी तक उन लोगों से CC फुटेज अभी तक नहीं निकलवा पाए हैं। ऋषभ पांडे हैं कौन? ऋषभ पांडे गुटखा व्यापारी हैं जो कि नंबर 2 का गुटखा का काम भी करते हैं, और नंबर 2 के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करने के लिए नवोदित पे कब्जा किए हैं और कोरेकल पे भी कब्जा करना चाहते हैं। उनकी ये मंशा है। ठीक।